हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ठीक है, तो 1827 में 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, इन्होंने पता लगाया, रिलेशनशिप पता लगाई असल में बिटवीन द करंट, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर, जो फ्लो कर रहा था एक मेटेलिक वायर में जो एक कंडक्टर होता है, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए कंडक्टर की जरूरत है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। ठीक है, इस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप इन्होंने पता लगाई। ठीक है, तो इन्होंने अपने लॉ में कहा, दिस लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस which is denoted by V across the ends of a given metallic wire in a electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. ठीक है, तो in short आप कह सकते हो कि V which is the potential difference is directly proportional to the electric current, और यहां से एक फॉर्मूला मिल जाता है हमें Ohm's law से, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये रिलेशनशिप दिखाई, इन्होंने दिखाया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो प्रोपोर्शनल था करंट के, और कोई चीज अगर प्रोपोर्शनल होती है, जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर करंट की वैल्यू बढ़ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इससे एक रिलेशन निकाल के दिखाया इन्होंने। जब यहाँ पर एक ग्राफ बनाया तो ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनी, और ये लाइन जो थी बिल्कुल स्ट्रेट थी। इससे ये पता चलता था कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो एक कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट से इन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया जिसका नाम रखा गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, और हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी और जो फैक्टर्स होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, रेजिस्ट करता है। इसकी यूनिट आपको याद होना चाहिए, ओम। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रीक लेटर जो होता है ओमेगा, है ना, ओम से इसको डिनोट किया जाता है। तो ऐसा यूनिट इसकी ओम है, डिनोट किया जाता है ओमेगा से। सो करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की। क्या मतलब है इसका, कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाए तो करंट की वैल्यू जो है आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये बातें याद रखनी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं इसकी, हमें पता है V इक्वल टू IR होता है, तो यहां से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए R के साथ I जो है मल्टीप्लाई में V के पास जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं। ये मतलब कहने का ये है कि हमें बेसिक फॉर्मूला जो है ओम्स लॉ का वो हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पता भी होना चाहिए इनके बारे में। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, रियोस्टेट क्या होते हैं, रेजिस्टर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर। इसमें ज्यादातर सी बातें हमें पता होंगी, पर फिर भी रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, यानी बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हम करंट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, रियोस्टेट की बात करते हैं। ये ऐसा डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर्किट के अंदर, है ना। रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर वो होता है जिसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में, इन सम अमाउंट, इन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद होता है। उस कंडक्टर को रेजिस्टर कहा जाता है। रेजिस्टर्स इट कैन बी बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर, कूलर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब रेजिस्टर कहलाते हैं जिनमें एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस होता है। गुड कंडक्टर किसे कहते हैं, गुड कंडक्टर वो कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, यानी ऐसा कंडक्टर, ऐसा कंपोनेंट जो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम गुड कंडक्टर कहते हैं। अगर हम पुअर कंडक्टर की बात करें तो ऐसा कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है,
जैसे मर्क्यूरी जो होता है उसका पुअर कंडक्टर कहा जाता है उसको, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है। जैसे एल्युमिनियम या कॉपर की बात करें तो, ठीक है। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर वो है ऑफ द सेम साइज दैट ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस, और इसके अंदर तो करंट फ्लो करता ही नहीं है ना। अब हम बात करते हैं कि जो फैक्टर्स है रेजिस्टेंस के वो क्या हैं। तो 4 फैक्टर हैं इस किताब के अंदर हमारे। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि सिल्वर जो है ना वो बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, इसीलिए इसको बेस्ट गुड कंडक्टर कहा जाता है। जबकि अगर हम ड्राई पेपर देखें तो उसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, जिसमें करंट तो बिल्कुल फ्लो करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये होगा नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, कि उनकी रेजिस्टिविटी पे बेसिकली वो डिपेंड करता है। उनकी रेजिस्टिविटी की बात करेंगे आगे। एंड लेंथ ऑफ वायर की बात करें तो लेंथ ऑफ वायर के रेजिस्टेंस जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी लेंथ जितना ज्यादा हम कंपोनेंट का रखेंगे रेजिस्टेंस भी हमें ज्यादा ही मिलेगा। और तीसरी बात है टेम्परेचर, ये भी फैक्टर है। इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चौथा जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस जो है कम देखने को मिलेगा। और एरिया जो है वायर का, क्योंकि थिकनेस में देखा जाए तो वो डायमीटर पे डिपेंड करता है। सो ऑल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ वायर, यानी रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर के स्क्वायर के। जैसे अगर हम बात करते हैं अगर डायमीटर मेरा डबल कर दिया गया 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसके हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4, यानी 1/4 टाइम्स हमारा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाता है तो, ठीक है। तो ये बातें थी, ये 4 बातें हैं, 4 फैक्टर हैं रेजिस्टेंस के जो हमें याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी जो है ना इट इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टिंग पावर ऑफ अ स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये एक रेजिस्टिंग पावर का मेजर है, ठीक है, किसी भी स्पेसिफाइड मटेरियल की, वो पेपर हो, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हर एक चीज के अंदर मौजूद होता है, डिपेंड करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन किस में है, तभी उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। सो बेसिकली डेफिनेशन अगर हम देखें रेजिस्टिविटी की क्या है, इट इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टिंग पावर ऑफ अ स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एसआई यूनिट भी याद होनी चाहिए, ओम मीटर इसके एसआई यूनिट है। इसका सिंबल है पी की तरह तो दिखता है, ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। इसको रो से डिनोट किया जाता है, क्या कहते हैं? रो इसको कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। पी की तरह ये दिखता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी यहाँ पे मैंने दिखाया है, बेसिकली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे इस्तेमाल होगा, ठीक है। R इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L अपॉन A। L क्या है? लेंथ ऑफ वायर, और A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। लेंथ जो है हमेशा याद रखना है आपको, मीटर में रखना है, और एरिया जो है मीटर स्क्वायर में रहेगा। रेजिस्टिविटी ओम मीटर में रहेगी, और ये जो रेजिस्टेंस है ये ओम में रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले के साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कि मीटर में, मान लो आपका जो लेंथ है वायर का वो mm में दे दिया, तो आपने mm में उठा के रख दिया तो वो गलत हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स और एलॉय, इनकी रेजिस्टिविटी जो है बहुत कम होती है। लगभग इनकी रेंज देखी जाए तो 10⁻⁸ से -6 तक रहती है ओम मीटर में, और इस वजह से क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है इनको गुड कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है, मेटल्स को और एलॉयज को। अगर हम इंसुलेटर की बात करें जैसे रबर, ग्लास, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक इनकी इस ऑर्डर में इनकी रेजिस्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा हाई। इंसुलेटर और वैसे भी इसमें कंडक्शन तो होगा नहीं। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों ही टेम्परेचर के साथ, किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ठीक है, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हमें देखने को मिल सकती है। तो एक टेबल है, ये किताब के अंदर टेबल दी गई है,
तो यहाँ पे जितनी भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे दी गई है ना। तो सिल्वर देखिए सबसे कम इसकी रेजिस्टिविटी है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और सबसे कम होने की वजह से इसको बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। और इसको पुअरेस्ट कंडक्टर कहेंगे या इंसुलेटर, सीधे सीधे 10⁻12 है तो इंसुलेटर, ठीक है। देखिए ये 17 तक जा रहा है इनकी, अगर हम रेंज देखें, और इनकी रेंज देखें तो 10⁻⁸ से -6 तक इनकी रेंज है, ठीक है। तो ये टेबल जो है ये इन्होंने कहा भी है, ये यू नीड नॉट मेमोराइज दिस वैल्यूज, यू कैन यूज दिस वैल्यूज फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। तो किताब में या सॉल्यूशन जब करेंगे तो वहाँ पर जो है एग्जाम्पल के अंदर या कोई भी एग्जाम होगा उसके अंदर ये दे दी जाएगी वैल्यू कि भाई आपको रेजिस्टिविटी अगर इतनी है सिल्वर वायर की तो बताइए इसके हिसाब से रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ क्या होगी, जो भी है वो दे दिया जाएगा। तो बहरहाल हमने बात करी यहाँ तक। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे सवालों को लेकर, जिसमें हम रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से रिगार्डिंग हम सवालों को देखेंगे, है ना। फिर आगे हम और भी सवाल देखेंगे जो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलेंगी, सारे सवाल मिलेंगे, सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए होंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।